हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में आज हम फोरियर कोफिशिएंट को कैसे इवेलुएट किया जाता है इस पर बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 1 फोरियर सीरीज का बनाया था और उसके अंदर हमने फोरियर सीरीज के बेसिक्स को इंक्लूड किया था। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने फोरियर थ्योरम के फिजिकल इंट्यूशन को स्टडी किया था और लेक्चर 3 के अंदर हमने स्टूडेंट डिरिचलेट कंडीशंस को स्टडी किया था। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे को ये देखना बहुत जरूरी है कि हमें फोरियर सीरीज की क्यों जरूरत पड़ी। और स्टूडेंट मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूं और मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा बेसिक्स, ताकि मेरे इस लेक्चर के साथ लिंक बन जाए। वैसे अगर आपको ये स्टडी करना है तो फोरियर थ्योरम को स्टडी करने की कोशिश जरूर करें। स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज की हमें जरूरत क्यों पड़ी थी? हमें वो जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन को हमने फिजिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया था एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से। यानी कि पीरियोडिक फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? वो फंक्शन होता है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता हो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, या एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करता हो। तो जब ऐसे मोशन को एक्सप्लेन करने की बारी आई तो मैथमेटिक्स के अंदर हमें सिर्फ दो फंक्शन ऐसे मिले थे, जो कौन कौन थे? साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं 2 पाई इंटरवल के बाद। और टेंजेंट एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को रिपीट करता है पाई इंटरवल के बाद। ये मैं सारा समझा चुका हूं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमें पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन करना था किसकी हेल्प से? पीरियोडिक फंक्शन की हेल्प से। ओ यानी कि हम किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्लेन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से, या एक सिंगल पीरियोडिक फंक्शन से। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को एक्सप्लेन करने की बारी आई तो वहां पर स्टूडेंट हम उस कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक मोशन को या फंक्शन को एक सिंगल हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके बाद 1822 के अंदर जेबीटी फोरियर नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि हम कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। और उन्होंने हमने एक थ्योरम दी थी, जिस थ्योरम का नाम बाद में क्या पड़ा था? फोरियर थ्योरम। और फोरियर थ्योरम ने हमें क्या स्टेटमेंट दी थी? आप किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन को, यानी fx एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन है, उसको कैसे लिखोगे? एज ए सम ऑफ साइन एंड कोसाइन इन दिस फॉर्म। अब इसमें देखिए, मैंने यहां पर an को बताया था। an bn ये क्या चीज है? a नोट an bn। इसको स्टूडेंट हमने एक एक्सपेंशन बना दिया मैंने यहां पर, लेकिन वहां पर मैंने कैसे लिखा था? ए नोट दैट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्लस इसके बाद मेरे पास क्या आया था? a1 cos 1x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x। ये स्टूडेंट क्या है? जैसे अगर मेरे को इवन हार्मोनिक्स चाहिए और फर्स्ट इवन हार्मोनिक्स चाहिए तो कौन सा लेंगे? a1 cos x। अगर मेरे को सेकंड इवन हार्मोनिक्स चाहिए तो कौन सा लेंगे? a2 cos 2x। अगर क्यों लेंगे? क्योंकि cos एक कैसा फंक्शन है हमारे पास? इवन फंक्शन है। तो अगर हमें इवन हार्मोनिक्स चाहिए तो हम किसकी बात करेंगे? a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस a4 cos 4x प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ an cos nx। अगर मेरे को ओड हार्मोनिक्स चाहिए तो स्टूडेंट क्या बात करेंगे? उसको रिप्रेजेंट मैथमेटिकली कैसे किया गया? क्योंकि साइन एक ओड फंक्शन है और ओड फंक्शन आपको पता है, अगर x की वैल्यू हम माइनस रिप्लेस कर दें, अगर फंक्शन में माइनस बाहर निकल के आती है तो ओड फंक्शन होता है, अदरवाइज इवन फंक्शन होता है।
तो ओड हार्मोनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया गया, अगर हमें फर्स्ट ओड हार्मोनिक चाहिए तो किससे B1 साइन x, अगर सेकंड ओड हार्मोनिक चाहिए तो B2 साइन 2x, B3 साइन 3x थर्ड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, Bn साइन nx nth ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर मेरे को केवल ओड हार्मोनिक्स चाहिए तो मैं यहां से इस वाले टर्म को जीरो कर दूंगा। इसका अभी हम देखेंगे क्या होगा। अगर मेरे को इवन हार्मोनिक्स चाहिए तो इसको मैं जीरो कर दूंगा, और बाकी के कौन सा इवन हार्मोनिक्स चाहिए, अगर मेरे को फोर्थ चाहिए तो फोर्थ तक ले लेंगे, अगर मेरे को फिफ्थ चाहिए तो फिफ्थ तक ले लेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो बात करेंगे। तो यहां पर ये जो फोरियर सीरीज है, ये फोरियर सीरीज किसका सॉल्यूशन बताती है, हमें एक कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन का सॉल्यूशन बताती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें क्या बात याद रखनी है, यहां पर ये जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन यानी कि हम ये वाली चीज जो लिख रहे हैं वो किसकी लिखेंगे, जिस भी फंक्शन की लिख रहे हैं वो फंक्शन सबसे पहले क्या हो, पीरियोडिक हो, और उसका एक फिक्स्ड या वेल डिफाइंड क्या हो, पीरियड हो उस फंक्शन का। जैसे मेरे पास स्टूडेंट साइन एक्स है और कोस एक्स है, ये दोनों के दोनों फंक्शन कैसे हैं, पीरियोडिक हैं, और उनका पीरियड क्या है, एक वेल डिफाइंड पीरियड है, और वो कितना पीरियड है हमें पता है, 2 पाई है, क्योंकि साइन एक्स भी और कोस एक्स भी अपनी वैल्यू को रिपीट करता है 2 पाई इंटरवल के बाद। अब ये जो 2 पाई है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, पीरियड है, लेकिन ये पीरियड साइन, जैसे मैं बात करूं साइन, मेरे पास ये एक इंटरवल बना, ये मेरे पास 0 2 पाई, यानी हमने कह दिया साइन यहां से 2 पाई से फिर अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो हमने साइन का एक पीरियड डिफाइन किया था और वो 2 पाई डिफाइन किया था, मैंने समझाया था। 2 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, कोस भी 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, टेंजेंट पाई के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो 2 पाई क्या बन गया था, हमने वो मिनिमम वैल्यू डिफाइन की थी, किसकी, जो कि हमारे पास 4 पाई जो होगा ना, यहां तक 4 पाई बन जाएगा, तो ये सेकंड ऑसिलेशन बन जाएगी, सेकंड साइकिल बन जाएगी, सेकंड हार्मोनिक्स बन जाएगा। ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए, जो ये 2 पाई है ना, साइन का जो पीरियड है 2 पाई, उसकी लोअर लिमिट तो स्टार्ट हुई ना, कहां से स्टार्ट हुई, 0 से 2 पाई तक, यानी कि ये जो पीरियड है उसका इंटरवल बन गया, कितना इंटरवल बन गया, 0 से लेकर 2 पाई। या मैं इस इंटरवल को क्या बना सकता हूं, देखिए, -पाई टू 0, 0 टू पाई। इसका मतलब मेरे पास जो ये पीरियड है इसके इंटरवल डिफरेंट वे में बना सकता हूं, लेकिन मैं यहां पर 2 तरीके ले रहा हूं, यानी कि साइन जो है उसका, साइन और कोसाइन जो है उसका जो पीरियड है 2 पाई, उसका एक वेल डिफाइंड इंटरवल बनेगा, या तो क्या बनेगा 0 से 2 पाई तक, या क्या बनेगा, मैं -पाई टू 0 और फिर पाई पे चला जाऊं, -पाई टू पाई, ये भी तो इंटरवल बन गया, -पाई से पाई के बीच में कितना, पाई, और 0 से पाई के बीच में पाई 2 पाई इंटरवल बन गया, पीरियड बन गया। मैं यहां पर डिफरेंट वे बनेंगे इंटरवल बनाने के 2 पीरियड के, लेकिन मैं जो ले रहा हूं यहां पर, ये ले रहा हूं, इससे आपको फिर बाद में समझा दूंगा। तो स्टूडेंट क्या देखो, यहां पर साइन और कोसाइन मेरे पास है, वो पीरियोडिक फंक्शन है। इन सेम वे के अंदर जो ये कोस nx है और साइन nx है, ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए। अब क्यों है, देखिए मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर ये भी मैं इन कोस nx और साइन nx को भी क्या बोल रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन, और इनका इंटरवल भी पीरियड, इनका पीरियड भी कितना होगा, 2 पाई होगा। क्यों होगा, देखिए, कोस फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू n x प्लस 2 पाई लिख सकता हूं मैं यहां पर, यहां पे लिख सकता हूं, या साइन ले लो आप, साइन, पहले साइन से समझ लीजिए, मैं साइन लिख दूं, साइन n x प्लस 2 पाई। अगर मैं स्टूडेंट यहां पर देखिए n की वैल्यू को 1 ले लेता हूं,
तो क्या बन गया x प्लस 2 पाई, और साइन x प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन 2 पाई होता है। इसके बाद अगर n की वैल्यू में 2 ले लेता हूं तो ये क्या बन गया, साइन 2x प्लस 4 पाई। तो ये क्या बन गया मेरे पास, साइन 2x ही आएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब यानी कि ये क्या होगा, 2 ले लेता हूं तो 2x प्लस 4 हो गया, और 4 पाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वही आनी है। इसका मतलब मैं यहां पर इसको क्या ले लू, साइन nx प्लस साइन 2n पाई, तो वैल्यू कितनी आएगी, साइन nx। इसका मतलब मेरे पास जो ये कोस nx है और साइन nx है, ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए n के लिए। यानी कि हम जिसकी ये एक्सपेंशन लिख रहे हैं, सबसे पहले किसके लिखेंगे, ये किसी फंक्शन की लिखेंगे। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले पीरियोडिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, ये फंक्शन डिरिचलेट के द्वारा दी गई तीनों कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो हमने उस फंक्शन की क्या लिख दी, फोरियर सीरीज लिख दी, और ये उस सीरीज के a0 an bn क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब मेरे लेक्चर 1, 2, 3 को आप डिटेल के अंदर स्टडी करते चलेंगे। अगर आप रेंडमली पिक करके स्टडी करेंगे तो स्टूडेंट आप कंफ्यूजन्स में पड़ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, और मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। किसके अंदर कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको एक डिफाइंड इंटरवल के अंदर साइन इसका और इसका पीरियड जो है 2 पाई है, तो हमने उस पीरियड को किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरवल में। और मैं कितना इंटरवल ले रहा हूं, -पाई से पाई ये ले रहा हूं इसके अंदर, और इस इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस इंटरवल के अंदर हम कुछ ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टीज जानते हैं साइन और कोसाइन के लिए। तो सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, फिर उन प्रॉपर्टीज को यूटिलाइज करके हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, इस इंटरवल के अंदर मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये मेरी पहली ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, और वो क्या है, -पाई टू पाई साइन mx कोस nx इंटू dx इज इक्वल टू, यानी कि जहां पर साइन और कोस फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रल इस लिमिट के अंदर 0 आएगा फॉर एन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m और n के लिए। कैसे देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन mx कोस nx की हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम इसको 0 के बराबर पुट करना चाह रहे हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हम साइन a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि साइन m प्लस n का हम फॉर्मूला जानते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, साइन a कोस b प्लस है तो यहाँ पे प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है, तो साइन m साइन n कोस m साइन n, यानी कि क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। ऐसे ही मैंने साइन m-1 यानी कि a माइनस b की वैल्यू को कैलकुलेट किया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, साइन m कोस n माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गई, ये आ गया। और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन mx कोस nx, यानी कि मेरे को सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, साइन m कोस n, साइन m कोस n, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यानी कि हम इसको क्या कर दें, इसको दोनों को ऐड कर दें, इसको और इसको, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐड कर दें, इसकी राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दें। यहां पर देखिए कोस m साइन n माइनस कोस m साइन n, कट जाएगा, ये वाली चीज कट गया, और यहां पर दिस प्लस दिस 2 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, दोनों को ऐड कर दिया, ये 2 टाइम हो गया। हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम इस 2 को यहां से हटाएंगे और डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली, और यहां से 1/2 इंटू दिस, इधर इसके आ गया 1/2। इसके बाद इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये लिखा है मैंने। जब हमने पुट किया तो स्टूडेंट यहां से ये इसकी वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू क्या बन गई, इक्वल टू 1/2, ये 1/2 बाहर आ गया। इसके बाद ये इंटीग्रल का निशान स्टार्ट हो गया, ये इंटीग्रल -पाई से पाई, अब ये आ गया साइन m प्लस n इंटू एक्स, आगे प्लस का निशान, प्लस साइन m माइनस n इंटू एक्स इंटू dx। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया,
इंटीग्रेट किया तो स्टूडेंट हम जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। तो यानी कि इसका भी माइनस कोस होगा, इसका भी माइनस कोस होगा, तो माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, ये माइनस। इसका कोस m प्लस n इंटू एक्स, नीचे m प्लस n। इसका क्या बन गया, प्लस माइनस, माइनस आना चाहिए था क्योंकि वो माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो प्लस आ गया। कोस m माइनस n, नीचे m माइनस 1 इंटू एक्स, और माई लिमिट हो गई माइनस पाई टू पाई। अब स्टूडेंट हमने इसके लिमिट पुट की। सबसे पहले हमने देखो 1 ऐसे इसमें पुट कर दी, लोअर बी अपर बी, इसके बाद इसमें पुट कर दी अपर बी लोअर बी। अगर मैंने इसमें पुट की तो 1 बाई एम प्लस एन बाहर निकाल लिया। सबसे पहले इसमें अपर पुट की, पाई आ गया यहां पर। बीच में लोअर पुट करने के लिए माइनस निशान आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस आ गया। इसके बाद कोस एम प्लस एन, ये माइनस पाई था तो माइनस पाई। और कोस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, कोस होता है, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, कोस पाई ही बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू कोस पाई, यहां से मैंने फिर लिखा देखो स्टूडेंट, कोस एम, इसके बाद हमने इसमें ही लिमिट पुट कर दी सेम। आगे चले यहां पे, इसके बाद ये, इसके बाद प्लस का निशान आ गया यहाँ पे, प्लस, ये तो अपर हो गई यहाँ पे। इसके बाद हमने देखिए m 1 ओवर m माइनस n कोस m माइनस n, ये इसकी पाई, और यहां पे कोस m माइनस n इंटू माइनस पाई। अब देखिए क्या होता है, कोस m प्लस 1 पाई, इसकी वैल्यू, और ये क्या है माइनस कोस थीटा, तो ये कोस पाई बन जाएगा, क्योंकि कोस क्या होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। ये होता है, हम जानते हैं, ये ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, इसकी वैल्यू हम जानते हैं ये होता है। तो यहाँ पे कोस ये माइनस पाई था, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा कोस, ये ऐसे बन जाएगा, और ये प्लस का निशान, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों के दोनों ऐसे कट जाएंगे आपस में, जीरो हो गया। ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो ये कोस माइनस पाई, कोस पाई हो गया, और यहाँ पे m माइनस एन, ये इससे कट गया, तो ये टोटली जीरो आ गया। इसका मतलब हमें एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पता चल गया। हम जहां पर भी साइन और कोस आएगा, यानी कि साइन कोस, साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2x कोस 2x, साइन 3x कोस 3x, यहां पर जब भी ये आएगा तो हम उसका इंटीग्रल को जीरो कर देंगे। ये बात याद रखनी है हमें, मैंने इसलिए पहले समझा दिया है आपको, ताकि मैं जब वैल्यूज को कैलकुलेट करूं तो आपको वहां पर उनकी वैल्यू कैलकुलेट ना करनी पड़े, हम डायरेक्ट इस फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस है, यहां पर जीरो आ चुकी है। दूसरा हमने ऑर्थोगोनल कंडीशंस को यूज किया, तो दूसरी सेकंड जो कंडीशन है स्टूडेंट वो क्या है, इंटीग्रल माइनस पाई से पाई, इसी इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, माइनस पाई से पाई साइन एम एक्स एंड साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, ये एन एक्स है यहां पर स्टूडेंट, साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां पर मैं कह रहा हूं इस फंक्शन की वैल्यू आपको याद रखनी है, जीरो कब आएगी, जब आएगी जब m की वैल्यू क्या ना हो, n के बराबर ना हो, यानी कि m और n दोनों क्या ना हो, इक्वल ना हो, जीरो आएगी। उस कंडीशन में भी बात करेंगे। अगर मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू पाई आएगी कब, m की वैल्यू क्या हो, n हो, लेकिन वो जीरो ना हो, यानी कि अगर m की वैल्यू मैंने n कर दी, यहां से देखो ये m की वैल्यू n कर दी तो ये साइन स्क्वायर हो गया, साइंस के अगर n की वैल्यू अगर जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो गया। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू क्या कह रहे हैं, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पाई लेंगे। कब लेंगे, जब यहाँ पे m इज इक्वल टू किसके बराबर हो, n के बराबर हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या ना हो, जीरो ना हो, जीरो से आगे स्टार्ट हो। इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी, जब m और n की वैल्यू बराबर नहीं होगी, तब तो जीरो होगी। इसकी वैल्यू पाई कब होगी, m और n की वैल्यू बराबर हो, लेकिन वो जीरो ना हो। देखिए हम स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, हम किसका जानते हैं, कोस a माइनस बी जानते हैं। हम ये फॉर्मूला कोस a माइनस बी क्या होता है, कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b, यही होता है। तो हमने कोस m माइनस n का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये क्या बन गया, कोस n
प्लस साइन एम साइन एन, और कोस ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, कोस ए कोस बी माइनस, यहां पे प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, हम जानते हैं ये। तो ये फॉर्मूला, अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू वो कैसे निकलेगी, जो कि यहां पे पड़ा है। तो यानी कि इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं, जब इसको माइनस करूंगा ना, ये माइनस करूंगा तो ये टर्म माइनस और ये प्लस बन जाएगी ऐसे, और ये दोनों कट जाएंगे, ये 2 टाइम हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने इसकी वैल्यू लिखी तो 2 टाइम हो गया, ये वाली प्लस प्लस 2 टाइम, 2 साइन एम 2 साइन टाइम एन। लेकिन मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इस 2 को हटा दूंगा और इसके नीचे 1/2 ले आऊंगा। तो हमने यहां पर इसकी वैल्यू को निकाल लिया, यहां से 1/2, अगर यहां से इसकी वैल्यू चाहिए तो इस सारे के ऐसे 1/2 यहां पर आ जाएगा, ये आ गया। इसकी वैल्यू को उठाया हमने, यहां पर पुट कर दिया, यहां पर जब पुट किया तो इसकी वैल्यू को, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, 1/2, ये आ गया 1/2, इंटीग्रल यहां से ये 1/2, इंटीग्रल माइनस पाई से पाई, ये माइनस पाई से पाई, यहां से ये वैल्यू पुट की कोस m माइनस एन एक्स माइनस कोस m प्लस एन एक्स इंटू डी एक्स। ये मैं कब कंडीशन ले रहा हूं, जब m कैन नॉट बी इक्वल टू n, तो वहां पर अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया तो 1/2 कोस का क्या होता है, साइन होता है, साइन m माइनस एन इंटू एक्स, नीचे m माइनस एन, माइनस साइन m प्लस एन इंटू एक्स, नीचे m प्लस। जब मैं लिमिट पुट करूंगा, साइन पाई भी 0 होता है मैं जानता हूं, और साइन माइनस पाई भी 0 होता है, हम जानते हैं ना, साइन की अपर लिमिट भी 0, पाई पुट किया तो यहां से पाई पुट किया तो साइन पाई 0, माइनस ये वाले पुट करूंगा तो साइन माइनस पाई, माइनस तो बाहर निकल आएगा लेकिन साइन पाई फिर 0, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 0 मल्टीप्लाई किया तो 0। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहती है, इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब कब होगी, m कैन नॉट बी इक्वल टू n। अगर मैंने दूसरी कंडीशन का क्या कहा, इस फंक्शन की वैल्यू पाई होगी, कब होगी, जब मैं m की वैल्यू क्या लूंगा, n लूंगा। अगर मैं m की वैल्यू n ले लेता हूं लेकिन वो 0 नहीं है, m की वैल्यू n ले ली, यहां पे m की वैल्यू को जब मैंने n पुट कर दिया, n की वैल्यू को n पुट कर दिया, तो यहां पे मैंने ये सपोज करो n पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, साइन nx, ये साइन स्क्वायर, या n की वैल्यू को मैंने m पुट कर दिया, तो यहां पे ये m की वैल्यू को मैंने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर mx हो गया। तो यहां पर ये मेरा n था, ये कंडीशन हो गई, m इज इक्वल टू n ले रहा हूं तो साइन स्क्वायर mx, और यहां पर ये मैं जानता हूं साइन स्क्वायर mx का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 mx डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, लिमिट माइनस पाई से पाई 1 माइनस कोस 2 mx इंटू dx, इसकी जब मैंने पुट इंटीग्रेट किया तो 1 का तो x आ गया, इसका कितना आ गया, कोस 2 mx का साइन 2 mx अपॉन 2m, इसकी मैंने लिमिट पुट कर दी माइनस m से पाई। अब यहां पर देखिए, अब जब अपर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे पाई आएगा, इसके x की देख रहा हूं, पहले x की वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ पे पाई, ये पाई आ गया, माइनस आएगा लोअर लिमिट, माइनस माइनस पाई, ये तो प्लस हो गया, इसके बाद माइनस साइन 2 पाई, यहाँ पे मैं पुट करूंगा 0, और माइनस यहाँ पे देखिए साइन क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या होगा, ये साइन माइनस है, ये माइनस माइनस बाहर है, साइन 2 पाई 2m पाई, अब यहां पे माइनस, ये आ गया मेरे पास माइनस, अब लोअर लिमिट साइन 2m पाई, ये आ गया, माइनस माइनस बाहर निकल के आ गया, यहां से ये माइनस लिमिट ले रहा हूं यहाँ पे माइनस, और साइन 2m पाई कितना होता है, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू साइन 2 पाई इज 0, साइन 2 पाई पे कितनी वैल्यू होती है, जब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखा था 0 से स्टार्ट करते हैं और 2 पाई के ऊपर आकर एग्जैक्टली इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है, 0, तो दिस 0 दिस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 0, और यहां पे ये क्या बन गया, पाई पाई 2 पाई बन गया, 1 से कट गया 2 पाई, यहां पे देखिए तो यहां से क्या बन गया, ये 2 पाई और 1/2, 2 से 2 कट गया, पाई आ गया, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, कब होगी,
जब m की वैल्यू क्या नहीं होगी, n नहीं होगी। तो एक हमें ये रखना है, साइन mx साइन nx की वैल्यू 0 when m कैन नॉट बी इक्वल टू n, दिस फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू पाई जब m की वैल्यू n नहीं होगी। एक ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, सेकंड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। जो थर्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है स्टूडेंट, उसको हमने यहां पे लिखा, ये थर्ड है मेरी, ये क्या है, माइनस पाई से लेकर पाई, अपर लिमिट पाई, कोस एम एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी जब m कैन नॉट बी इक्वल टू n, इसकी वैल्यू पाई होगी जब m इज इक्वल टू n, बट m की वैल्यू या n की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो। तो देखिए सबसे पहले मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, m कैन नॉट बी इक्वल टू n, तो यहां पर ये जब मैं ले रहा हूं तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें दोनों फार्मूले यहां पर लिख रखे हैं। यहां पे कोस की वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसमें से ये जो मेरे पास m माइनस n है और मैं सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करूंगा तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये 2 टाइम आ जाएगा। यहां पर जब हम ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल और इसका 2 टाइम, तो 2 टाइम हमें तो सिंगल कोस एम एक्स चाहिए, कोस एन एक्स चाहिए, तो 2 टाइम इसके नीचे 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब 1/2 कोस एम माइनस एन प्लस कोस एम प्लस एन, ये आ जाएगा। और ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हाफ ऑफ कोस एम माइनस एन एक्स प्लस कोस एम प्लस एन इंटू एक्स डी एक्स, ये आएगा। इन दोनों को जब हम दोनों फार्मूले को कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी कर देंगे तो कोस ए कोस बी 2 टाइम आएगा, लेकिन हमें सिर्फ कोस ए कोस बी चाहिए तो 1/2 इधर कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास। जब हमने इसका इंटीग्रल किया स्टूडेंट, इसका इंटीग्रल कोस का क्या आ गया हमारे पास, साइन, तो साइन एम माइनस एन इंटू एक्स, नीचे एम माइनस एन प्लस साइन एम प्लस एन इंटू एक्स, नीचे एम प्लस एन, पाई लिमिट पुट करेंगे, साइन पाई हम जानते हैं 0, साइन माइनस पाई 0, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि हमारे पास जो थर्ड ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है वो क्या कह रही है, इंटीग्रल माइनस पाई से पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स डीएक्स का 0 होगा, कब होगा, जब m कैन नॉट बी इक्वल टू n होगा। इसके बाद इस फंक्शन की वैल्यू पाई होगी, कब होगी उसकी बात करते हैं, जब m इज इक्वल टू n हो बट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। हमने यहां पर फिर वही लिया, n की वैल्यू को m लिया, यानी कि यहां पर इस n की वैल्यू को m पुट कर दिया, तो कोस स्क्वायर mx हो गया ये dx, और ये इसका हम जानते हैं कोस स्क्वायर mx का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 1 प्लस कोस 2mx हो गया, 1 प्लस कोस 2mx अपॉन 2 होता है, 2 को बाहर निकाल दिया, ये इंटीग्रल हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया x कोस का साइन 2mx अपॉन 2m, लिमिट पुट की माइनस पाई से पाई, तो यहां पर इसकी लिमिट पुट की साइन 2 पाई साइन 2 पाई अपर लिमिट साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई, 0 हो जाएंगे क्योंकि साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। जब इसकी लिमिट पुट की पाई माइनस प्लस हो गया, पाई 2 पाई हो गया, और ये कितना हो गया, पाई आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट देखिए मैंने अभी आप ये समझाया था, इसकी वैल्यू 0, माइनस बीच में है ना, तो ये माइनस साइन 2 पाई, माइनस यहां से बाहर निकल आएगा क्योंकि साइन एक इवन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस प्लस हो गया साइन 2m पाई, दोनों 0, ये भी 0 ये भी 0, तो इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी 0, और यहाँ पर ये क्या आ गया 2 पाई, 2 से 2 कट गया, पाई आ गया। यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू को हम क्या लेंगे, पाई लेंगे। जब लेंगे जब हमारे पास m की वैल्यू क्या हो, n हो, बट ये 0 ना हो। तो हमारे पास 3 ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है स्टूडेंट। अब मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। जहां पे साइन कोस होगा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन 0 आएगी। जहां पे साइन mx और साइन nx होगा, m की वैल्यू n के बराबर नहीं होगी, 0 आएगा। कोस mx कोस nx हो गया, यानी कि दोनों साइन दोनों कोस वैल्यू 0। अगर m की वैल्यू दोनों में बराबर n के, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पाई, दोनों में पाई, यानी साइन साइन पाई कोस कोस पाई, ये याद रखना है। साइन कोस 0, साइन साइन 0, m की वैल्यू ना n के बराबर हो, कोस कोस 0,
जब m की वैल्यू n के बराबर ना हो, पाई जब m की वैल्यू n के बराबर हो, ये याद रखना है दोनों केस में। तो इनको यूटिलाइज करके अब हम स्टूडेंट इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इन तीनों ऑर्थोगोनल कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्थोगोनल कंडीशन अभी अभी हमने स्टडी की वो ये थी, सेकंड ऑर्थोगोनल कंडीशन ये थी, थर्ड ऑर्थोगोनल कंडीशन ये थी। इन तीनों को यूटिलाइज करते हुए हम अब इन फोरियर कोफिशिएंट ए नोट ए एन बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। चलिए फर्स्ट कैलकुलेशन हम देखते हैं कोफिशिएंट ए नोट की। मीन्स ए नोट की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ए नोट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट क्या किया, जो ये मेरे पास इक्वेशन ए है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया किसके अंदर, जो हमने अपना इंटरवल डिफाइन किया था -पाई से पाई के बीच में। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से इन द लिमिट -पाई टू पाई। इसको इंटीग्रेट किया -पाई से पाई fx dx, इसको इंटीग्रेट किया a नोट इस वाले टर्म को -पाई टू पाई a नोट dx प्लस आगे चले हम समेशन आया हमारे पास ये an cos nx को इंटीग्रेट किया -पाई से पाई लिमिट के बीच में dx प्लस आगे प्लस चले प्लस माइनस लिमिट के अंदर -पाई टू पाई bn sin x dx, इसको इंटीग्रेट किया। चलिए अब हम देखते हैं ये फंक्शन की वैल्यू, इसका a नोट कांस्टेंट है बाहर आ गया, dx का क्या आएगा x आएगा, लिमिट पुट कर देंगे -पाई से पाई। अब इसका देखते हैं। तो स्टूडेंट इस लिमिट में मैं अब आपको इसका भी वैल्यू बता रहा हूं और इसका भी वैल्यू बता रहा हूं, दोनों की वैल्यू 0 आएगी और मैं उसको डायरेक्टली जब भी हमारे पास साइन का और कोस का इंटीग्रेशन आएगा तो हम उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ए एन बाहर निकाल गया, कोस एन एक्स का क्या आ गया हमारे पास साइन एन एक्स अपॉन एन, इसकी लिमिट पुट की -पाई से पाई माइनस बी एन साइन का क्या आ गया, ये माइनस क्यों आ गया, यहाँ पे प्लस था माइनस क्या क्यों आया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस एन एक्स अपॉन एन, इसकी लिमिट पुट कर दी -पाई से पाई, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये तो हम लिमिट पुट करेंगे तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू ए नोट। अब यहां पे देखिए इसकी वैल्यू मैं पुट करूं पाई माइनस लोअर लिमिट -पाई माइनस प्लस पाई 2 पाई हमारे पास बन गया यहां से ये। अब यहां पर हमारे समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, इसकी वैल्यू देखिए स्टूडेंट साइन n पाई क्या होगा 0, साइन यहां पे मैं लिख दूं साइन n पाई अपर लिमिट पुट की, यहां पे माइनस लोअर लिमिट साइन n पाई माइनस n को 1/n को कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं -n पाई, और ये एक ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर निकल आएगा और यहां पर ये प्लस हो जाएगा। और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो इसका मतलब जब भी मैं कोस का इंटीग्रेशन करूंगा खाली का, उसकी लिमिट -पाई से पाई के बीच में, तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा स्टूडेंट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा आगे, इसकी वैल्यू 0 आ गई तो यहां पे हमने पुट कर दिया 0। अब इसकी देखिए यहां पे bn लिख दिया मैंने कोस n पाई, यहां से 1/n को मैं बाहर ले लूं, यहां से इस bn के नीचे मैंने n को ले लिया, ये n कोस अपर लिमिट पुट की कोस n पाई, माइनस है स्टूडेंट ये अपर लिमिट, ये बाहर माइनस है, कोस n पाई माइनस यहां पे ये देखिए ये क्या होगा माइनस है ये कोस n पाई, और ये स्टूडेंट कोस n पाई क्या होता है हमारे पास, ये माइनस ये हमारे पास इवन फंक्शन है, और कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है।
तो ये कोस एन पाई प्लस ये माइनस कोस एन पाई, ये दोनों कट गए आपस में, तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास ए एन को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, बी एन को मल्टीप्लाई 0 से किया 0, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा ए नोट 2 पाई। यानी कि मैं जब भी साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई से लिमिट के बीच में इंटीग्रेट करूंगा तो उसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा। आगे जब कैलकुलेट करूंगा नहीं बताऊंगा स्टूडेंट में। तो यहां पर ये फंक्शन, इसकी वैल्यू ए नोट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 पाई को इसके नीचे ले आया 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। जो जिस भी फंक्शन की हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उस फंक्शन की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और ए नोट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास ए नोट कैलकुलेट करने का ये एक तरीका आ गया स्टूडेंट। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट किसकी वैल्यू को, ए एन की वैल्यू को। तो स्टूडेंट ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को ए को थ्रू आउट दोनों साइड से, क्योंकि मैं एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन जानता हूं, कोस कोस और कोस की वैल्यू पाई होगी जब एम की वैल्यू क्या हो, एन हो। यानी कि ये यहां पर क्या हो, कोस की वैल्यू एन, एम की वैल्यू क्या हो जाए, एन हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई आएगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों साइड से कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमने देखा तो ये तो वो क्या बन गया, इंटीग्रल, और इंटीग्रेट कर दिया किसकी लिमिट के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ ए एन। और ए एन की वैल्यू को हम कैलकुलेशन देख रहे हैं और कैलकुलेशन को देख, ए एन की वैल्यू को देखने के लिए हमने इक्वेशन ए को थ्रू आउट क्या किया, सबसे पहले कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई किया और उसको क्या कर दिया स्टूडेंट, इंटीग्रेट कर दिया किस लिमिट में, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो इधर तो क्या हो गया, एफ एक्स, और क्या आ गया, कोस एन एक्स, और क्या आ गया, dx इज इक्वल टू, इधर से क्या बन गया स्टूडेंट, ए नोट इक्वल टू माइनस पाई से पाई और कोस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी देखिए, अभी हमने यहाँ पे इस कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया था और इसकी वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था जब 0 आई थी, अभी मैंने बताया था। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ए नोट को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट मैं इसको आगे नहीं लिख रहा, 0, इसका मतलब ए नोट वाली टर्म यहां पर मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई। आगे चले, प्लस स्पेशल एंड इक्वल टू, तो यहां से क्या आ गया, ए एन, इसको मैंने इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई के बीच में, तो स्टूडेंट क्या आएगा, देखिए कोस स्क्वायर एन एक्स, ये बन गया। अब यहां पर देखिए कोस स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू, अगर यहां पर मैंने अभी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आपको बताई थी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। यानी कि जब n की वैल्यू क्या है, n होगा, तो यहाँ पे कोस इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ गई इस इंटीग्रल की। और ये कांस्टेंट है ए एन और पाई कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए एन इंटू पाई। प्लस आगे चले, यहां पे जब इस साइन का इंटीग्रेशन करूंगा, साइन एन एक्स, इंटीग्रल क्या आएगा, बी एन साइन एन एक्स और कोस एन एक्स, क्योंकि मैंने कोस से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहां पर ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कौन सी आ गई, ये आ गई। यानी कि m और n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, m की वजह अगर यहां पर n ले लू ना मैं, तो यहां पे क्या बन गया, साइन m में एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन की हेल्प से 0 आ गई। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ गई। तो हमारे पास स्टूडेंट ए एन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारे पास, और ए एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, ए एन कम्स आउट टू बी, पाई को इधर ले आए, 1/पाई माइनस पाई से पाई और एफ एक्स कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। ये हम इस
की हेल्प से ए एन की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देंगे। अब मेरे को बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, बी एन की कैलकुलेशन देखनी है अब मेरे को बी एन की। अब आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन ऑफ बी एन, तो अब आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब यहां से इसको क्या करना होगा, इस इक्वेशन ए को मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड साइन एन एक्स से, और फिर क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इन द लिमिट माइनस पाई से पाई। तो देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, इसको मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया माइनस पाई से पाई, और इसको मल्टीप्लाई किया फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई किया और dx इक्वल टू, अब आप अपने आप बताते चलिए, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा साइन एन एक्स से, साइन एन एक्स का इंटीग्रल हमने यहां पे देखा था क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 प्लस आगे चले ए एन साइन एन एक्स कोस एन एक्स, फिर यहां पर क्या आ गई, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन ये वाली आ गई 0, यहां पर बी एन, अब बी एन आएगा लिमिट माइनस पाई से पाई, अब साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डीएक्स। और स्टूडेंट यहां पे इसकी वैल्यू मैंने यहां पे इस ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में देखी है, साइन इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, जब एम की वैल्यू क्या होगी, एन होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई होगी, जब एम की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, एन, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या बन गई, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई, इसकी वैल्यू पाई बन गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास पाई आ गई, और बी एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, यहां से बी एन कम्स आउट टू बी, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या आ गया, 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। इसका मतलब बी एन की वैल्यू को मैं इस ऐसे कैलकुलेट करूंगा, जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा, यहां पर ए एन की वैल्यू निकलेगी, यहां पर बी एन की वैल्यू निकलेगी, यहां पर ये ए नॉट की वैल्यू निकलेगी। तो हम इस तरीके से ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस को यूटिलाइज करते हुए हम फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ए नोट की जब भी हमें फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो स्टूडेंट्स ये ए नोट कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ये ए एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट। तो ये था फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पर लेक्चर। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।